Hello everyone, we are going to start class 6th NCERT Civics chapter 5 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आप बस लास्ट तक अपनी पूरी कंसंट्रेशन बना के रखना, ये पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। नोट्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो चैप्टर की स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताई हुई है। देखो, मोहन एक फार्मर था और उसके पास एक छोटा सा एग्रीकल्चरल फील्ड था जिसपे उसकी फैमिली काफ़ी सालों से खेती करते आ रही है। तो मोहन के ही खेत के साइड में ही रघु की लैंड थी। रघु की लैंड एक स्मॉल बाउंड्री जिसे बंड कहते हैं उससे सेपरेट, उसकी हेल्प से सेपरेट की हुई थी मोहन की लैंड से। तो एक मॉर्निंग में क्या होता है ना, मोहन नोटिस करता है कि रघु ने ना इस बंड को थोड़ा सा कुछ फीट से हिला दिया है। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि मोहन ने ना रघु की थोड़ी सी लैंड पे कब्जा कर लिया। रघु की इस तरह से लैंड चली गई और मोहन को लैंड का लॉस हुआ और रघु को कुछ लैंड मिल गई। तो अब आगे क्या होता है, देखो मोहन इस बात पर गुस्सा था और थोड़ा सा डरा हुआ भी था, क्योंकि रघु की जो फैमिली थी, रघु के पास और रघु की फैमिली के पास काफी लैंड थी, और उसके अलावा रघु के जो अंकल थे ना, वो विलेज के सरपंच भी थे। लेकिन फिर भी रघु अपना हिम्मत जुटाते हैं और मोहन रघु रघु के घर पे चला जाता है। मोहन हिम्मत हिम्मत जुटा के, तो बहस भी होती है उनके बीच में। तो क्या होता है, रघु ना ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसने बंड को हिलाया है। तो वो क्या करता है, कुछ हेल्पर्स बुलाता है अपने और मोहन पर चिल्लाने भी लगता है और मोहन को मारने भी लगता है। तो ये सब कमोशन, मतलब ये हंगामा देखकर नेबर्स आ जाते हैं और जल्दी से मोहन को बचाते हैं। और फिर वो मोहन को साइड में ले जाते हैं। मोहन को अब सिर पर जोर से चोट आई थी और उसके हाथ पे भी चोट लग गई थी। तो फिर सब नेबर्स पहले उसको थोड़ी सी फर्स्ट एड देते हैं। तो उसके मोहन का फ्रेंड जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था उस विलेज के, वो सजेस्ट करते हैं कि उन्हें लोकल पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए। तो दूसरे जो विलेजर्स थे ना, वो थोड़ा डाउटफुल होते हैं कि ये सही आइडिया भी है क्या, क्योंकि इसमें ना काफी पैसा भी लग जाएगा और शायद कुछ आउटकम भी ना आए मोहन की फेवर में। तो कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है कि रघु की फैमिली ने, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, तो पहले ही पुलिस स्टेशन में कुछ बात कर ली हो। तो फिर भी इस डिस्कशन के बाद मोहन डिसाइड कर लेता है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा और रघु के अगेंस्ट कंप्लेंट करेगा। तो कुछ नेबर्स के साथ वो जाता है जिन्होंने भी ये इंसिडेंट सारा देखा था कि मोहन को मार रहे थे रघु के लोग। जाता है वो पुलिस स्टेशन में, और फिर देखो जब वो पुलिस स्टेशन जा रहा होता है ना, तो एक नेबर उससे पूछता है कि हम अब क्या करते हैं, अपने नजदीक में ना जो मेन पुलिस स्टेशन है शहर में, उसमें चलते हैं। तो मोहन समझाता है कि पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि हम ना अपना केस सिर्फ इसी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विलेज इसके ही अंडर आता है। हमारे विलेज के काम इसी पुलिस स्टेशन को करने पड़ेंगे। तो देखो, हर एक पुलिस स्टेशन जो होता है ना, उसके अंडर कुछ एरिया होता है जो उसे ही कंट्रोल करना होता है। तो उस एरिया के जो लोग होते हैं ना, वो अपने कोई भी केसेस हो, चाहे वो थेफ्ट के हो, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट के हो, वो उसी में रजिस्टर कराते हैं। और ये उस स्टेशन की पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंक्वायरी भी करे, इन्वेस्टिगेशन भी करे और कुछ एक्शंस भी ले उस एरिया में कुछ भी हुआ है। तो देखो, जब मोहन पुलिस स्टेशन जाता है तो मोहन उधर जो पर्सन इंचार्ज थे ना, मतलब एसएचओ जो थे उस स्टेशन के, उनको बताता है कि क्या हुआ था। तो फिर वो कहता है कि भाई, मोहन बोलता है कि मुझे ना कंप्लेंट राइटिंग में देनी है, लिखित में देनी है अपनी कंप्लेंट। तो एसएचओ रूडली बात करते हुए कहते हैं कि भाई, ये ना हम ऐसे छोटे मोटे केसेस पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो हम ऐसी छोटी छोटी कंप्लेंट्स लिखेंगे भी नहीं। तो फिर मोहन ये सब होता है। तो फिर मोहन अपनी इंजरीज दिखाता है, फिर भी एसएचओ नहीं मानता कि भाई उसकी बात को। तो मोहन काफी ना कंफ्यूज सा हो जाता है, उसे पता ही नहीं था अब क्या करना है। तो उसको ये भी श्योरिटी नहीं थी कि भाई वो जा तो आया, एसएचओ ने तो मना कर दिया, तो अब उसकी बात को लिखा भी है नहीं लिखा। तो वो अपने नेबर्स को ऑफिस में लेके आता है। नेबर्स आर्ग्यूमेंट करते हैं, काफी आर्ग्यू करते हैं जब एसएचओ के साथ, कि भाई नेबर्स के सामने ही मोहन को मारा गया है, और मोहन को अगर वो नेबर्स ना बचाते तो उसे बहुत जोर की चोट आती। तो वो काफी जोर देते हैं, तो केस को रजिस्टर कर देते हैं फाइनली ऑफिसर। तो फिर वो मोहन को लिखने को देते हैं कि भाई अपनी कंप्लेंट लिख दो। वो नेक्स्ट डे कांस्टेबल को भेज देंगे इस पूरे इंसिडेंट को इंक्वायरी करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अब देखो, हमने देखा कि ना मोहन और रघु के बीच काफी ये आर्ग्यूमेंट हो गई जब मोहन का लैंड उसने रघु ने लिया। तो जो उनके बीच की जो ये कॉमन फील्ड थी, वो थोड़ी सी शिफ्ट हुई है या नहीं, ये पता कैसे चलेगा अभी भी। इसको किसी तरह से पीसफुल मैनर में भी सुलझा सकते हैं इस सारे झगड़े को। कोई इस तरह के रिकॉर्ड्स भी होते होंगे जिसमें लिखा हुआ है कि किसके पास विलेज में कितनी लैंड है। तो देखो, अब ये बताते हैं चैप्टर में कि ना ये जो लैंड को मेजर करने का और लैंड को का रिकॉर्ड रखने का काम जो होता है ना, ये पटवारी का काम होता है। अलग अलग स्टेट्स में पटवारी को अलग अलग नाम, जैसे लेखपाल, कनुंगो, या फिर
कर्मचारी या फिर विलेज ऑफिसर कहकर बुलाते हैं। हम हमारे ये बुक में तो पटवारी कह रहे हैं इस ऑफिसर को। हर एक पटवारी एक विलेजेस के ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कुछ विलेजेस का एक कॉमन पटवारी होता है। ये पटवारी ही लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन भी करता है और अपडेट भी करता रहता है। देखो पटवारी के ना कुछ तरीके होते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड्स को मेजर करने के। कुछ प्लेसेस पे वे बड़ी बड़ी चेन्स, लॉन्ग चेन्स यूज कर लेते हैं। जैसे ये जो ऊपर का केस था ना, तो इधर देखो क्या हो सकता है, पटवारी ना मोहन की लैंड को और रघु की लैंड को मेजर कर लेगा और फिर जो उसके पास रिकॉर्ड रखा हुआ है, मैप रखा हुआ है, उसमें कंपेयर कर लेगा कि भाई जो अब फर्क तो नहीं आ रहा कोई भी। अगर ये फर्क हुआ, कोई भी मैच ना किया उसके रिकॉर्ड से, तो इसका मतलब बाउंड्री चेंज की है, रघु ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो देखो पटवारी का और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे पटवारी ही ना लैंड रेवेन्यू को कलेक्शन के लिए, लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन करने के लिए भी ऑर्गेनाइज करता है, जो फार्मर से लेनी होती है लैंड रेवेन्यू। और इसके अलावा पटवारी जो भी क्रॉप्स उस एरिया में उगाई जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देता है। ये सब करने के लिए पटवारी रिकॉर्ड्स भी रखता है। और इसीलिए इन्हीं रिकॉर्ड्स को, क्योंकि हर साल लैंड बेचते भी है लोग, अलग अलग काम करते हैं, तो इन रिकॉर्ड्स को अपडेट भी करता रहता है। फार्मर्स हो सकता है अपनी क्रॉप्स को सीजन बाय सीजन, टाइम टू टाइम चेंज करता रहे, या हो सकता है अपनी फील्ड में, अपने खेत में कोई नया कुआं खोद ले। इस तरह के काम हो जाते हैं ना काफ़ी। तो इस तरह की चीज़ों का ट्रैक रखने के लिए ये सब रिकॉर्ड रखने ज़रूरी हो जाते हैं। और ये सब चीज़ों का ट्रैक रखना ना काम होता है गवर्नमेंट के रिवेन्यू डिपार्टमेंट का। और इस रिवेन्यू डिपार्टमेंट को इसके जो सीनियर पीपल होते हैं ना वो सुपरवाइज करते हैं। पटवारी के काम को सीनियर लोग इसी डिपार्टमेंट के सुपरवाइज करते हैं। तो देखो अब थोड़ा ये समझो। देखो इंडिया तो स्टेट्स में डिवाइडेड है, काफ़ी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। तो जो स्टेट्स है ना इंडिया में, वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। तो लैंड रिलेटेड मैटर्स को थोड़ा अच्छे से सॉल्व करने के लिए ना ये डिस्ट्रिक्ट को ही और ज़्यादा डिवाइड कर दिया गया। सब डिविजन्स जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट्स के, इन्हें अलग अलग नाम से पहचानते हैं लोग। जैसे कई किसी जगह पर तहसील कहते हैं, किसी जगह पर तालुका कहते हैं। तो देखो ये सब जो डिस्ट्रिक्ट, तो इधर ना हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर आते हैं रिवेन्यू ऑफिसर्स। रिवेन्यू ऑफिसर्स को ही तहसीलदार कहा जाता है। तहसीलदार डिस्प्यूट्स को, मतलब थोड़े बहुत मैटर्स, लड़ाई झगड़े को सुनते भी है। और ये तहसीलदार का ही काम होता है कि ये पटवारी के काम को सुपरवाइज करे, और ये जो रिकॉर्ड्स रख रहे हैं ना पटवारी और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, इन सबको भी इंश्योर करते हैं तहसीलदार, पटवारी सही से कर रहे हैं ना। ये सब तहसीलदार के मतलब फंक्शंस होते हैं। तहसीलदार क्या करते हैं, देखो ये ना जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को भी ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं इनकी कॉपी मिलती है। और स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। इस तरह के काम करने के लिए तहसीलदार रिस्पॉन्सिबल होता है। तहसीलदार का ऑफिस ना वहीं होता है जहाँ पे लैंड डिस्प्यूट सुने जाते हैं। लैंड डिस्प्यूट्स जहाँ सुने जाते हैं वहाँ होता है तहसीलदार का ऑफिस। देखो फार्मर्स को भी कॉपी चाहिए अपनी लैंड रिकॉर्ड्स की, एक मैप के साथ, ये ऊपर दिखाया हुआ है। चलो ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो इधर ना काफ़ी, मतलब देखो ये तो एक खसरा खसरा बनाया हुआ है मतलब पटवारी ने। तो देखो इसमें बताया हुआ है क्लियरली कि देखो एरिया इन हेक्टेयर, 0.75 हेक्टेयर्स के ओनर जो है वो मोहन है, जो कि राजा राम के सन है। और इन्होंने सोयाबीन उगाई है 0.75 एरिया में, हेक्टेयर एरिया में उगाई है। और 3 हेक्टेयर लैंड रघुराम के पास है, जो कि रतन लाल के सन है। अमरापुर विलेज में ये दोनों बातें। देखो रघुराम ने क्या उगाया हुआ है, सोयाबीन और वीट, इरीगेटेड है। टोटल 2.75 हेक्टेयर में रघुराम ने खेती की है। 1.75 हेक्टेयर में वीट वीट लगाया हुआ है, और 0.25 लैंड को खाली छोड़ दिया, फैलो लैंड छोड़ दिया। और एक वेल भी है रघुराम वाले फील्ड में। और जो 6 हेक्टेयर की ज़मीन है वो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ग्रास लैंड, इसमें भी एक वेल है। अब देखो ये ना, ये उन्होंने एक स्केच मैप बनाया हुआ है पटवारी ने। तो अब इसमें पता लग रहा है, देखो जैसे ये बताया था, नंबर 1 से थी फील्ड मोहन की, नंबर 2 से है रघुराम की। जो रघु, इन दोनों के बीच डिस्प्यूट हुआ था, हमने पढ़ा था। रघु ने अपनी बंड थोड़ी सी साइड, थोड़ी सी शिफ्ट करके मोहन की फील्ड पे कब्जा किया था थोड़ा सा। तो देखो हु ओन्स द लैंड साउथ ऑफ मोहन फील्ड, देखो नंबर 2, तो साउथ में आ जाता है नंबर 3। तो इसको ओन करती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रासलैंड, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसको ओन करती है। तो मोहन सेकंड में कह रही है कि मोहन और रघु के लैंड की कॉमन बाउंड्री ये रही, 1 और 1 2 के बीच में कॉमन बाउंड्री ये रही।
हु कैन यूज फील्ड नंबर 3? ऑब्वियसली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन वन गेट फॉर फील्ड नंबर 2 एंड फील्ड नंबर 3? देखो हमें इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है फील्ड नंबर 2 के लिए कि इसमें सोयाबीन और वीट की खेती हुई हुई है और 2.75 हेक्टेयर यूज्ड है, 0.25 हेक्टेयर खाली है, और वीट की खेती 1.75 हेक्टेयर में हुई है। इसका मतलब सोयाबीन की खेती हुई है 1 हेक्टेयर में, और इसमें एक वेल है। और सेकंड है, और जो थर्ड है वो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ग्रासलैंड, और इसमें भी एक वेल है और सही काम कर रहे हैं, ग्रासलैंड को ग्रेजिंग के लिए भी यूज़ कर रही है। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है इधर से। तो देखो हम ये सब रिकॉर्ड देने होते हैं फार्मर्स को भी, क्योंकि तो फार्मर्स के पास इनका राइट भी है इस इन्फॉर्मेशन का। हो सकता है उन्हें छोटी सी फीस देनी पड़े इसे ऑब्टेन करने के लिए। हाउएवर ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये इजीली नहीं मिल पाती फार्मर्स को, कभी कभी उन्हें प्रॉब्लम्स भी होती है इनको ऑब्टेन करने के लिए। कुछ स्टेट्स में ना इन रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज्ड करके पंचायत ऑफिस में ही रख दिया गया है ताकि इजीली ये मिल जाए और टाइम टू टाइम ढंग से अपडेट भी होते रहें। तो देखो अब आपको ना ये 5 कंडीशंस दिए, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किस में इस तरह के रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो पहली कंडीशन है फार्मर वांट्स टू बाय अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर। तो फार्मर को किसी और से प्लॉट ऑफ लैंड खरीदना है तो उसको ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग अ वेल इन हिज लैंड। फार्मर को लोन चाहिए तो उसको ये रिकॉर्ड्स तो दिखाने पड़ेंगे, तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी। फर्टिलाइजर खरीदने के लिए फार्मर को ऐसे किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है। फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन, हाँ ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो ये ना एक पोएम है, इसमें ना बताया हुआ है एक डॉटर की विश को। तो क्या होता है, फादर ने ना ये कुछ लैंड अपने फादर से इनहेरिट की, मतलब पिता ने दादा से ली लैंड। तो फिर सबका मान तो सब कहते हैं कि ना ये जो लैंड है फादर ब्रदर के लिए छोड़ जाएंगे, मतलब कि ये डॉटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है इधर, तो डॉटर का ब्रदर मतलब फादर अपने सन को दे जाएंगे ये लैंड। तो फिर वो व्हाट अबाउट मी एंड माई मदर, तो डॉटर का और डॉटर की मदर का क्या होगा। तो ऐसा लोग कहते हैं कि ये ना वुमेन के लिए सही नहीं है कि वो एक शेयर को एक्सपेक्ट करे कि उन्हें फादर के घर से कुछ शेयर मिलेगा। तो फिर ये अपनी विश कहती है कि मुझे ना एक खुद का प्लेस चाहिए, ना कि कोई भी दहेज, सिल्क या गोल्ड का कोई डॉरी नहीं चाहिए। अब देखो इससे रिलेटेड पढ़ते हैं, अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। देखो हमेशा क्या होता है, माना जाता है कि ना फार्मर्स जो कि लैंड ओन करते हैं वो मैन ही होते हैं ज़्यादातर। वुमेन को हमेशा इसी नज़रिए से देखा जाता है कि वुमेन ना एग्रीकल्चर लैंड को ओन नहीं करती बल्कि फील्ड्स पर काम करती है। तो काफ़ी स्टेट्स में ना हिंदू वुमेन को कोई भी फैमिली के एग्रीकल्चर लैंड में शेयर नहीं मिलता था। तो जब फादर की डेथ हो जाती थी तो उनकी प्रॉपर्टी इक्वली उनके बेटों में बांट दी जाती थी, डॉटर को कोई शेयर नहीं मिलता था। तो रिसेंटली ये लॉ चेंज कर दिया गया है। नए लॉ में ना डॉटर और मदर को भी हिंदू फैमिलीज में इक्वल शेयर मिलता है लैंड का। और ले ये जो लॉ है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में एप्लीकेबल है कंट्री के। देखो ये लॉ क्या, इस लॉ के कारण काफ़ी वुमेन्स को बेनिफिट होगा। फॉर एग्जांपल देखो बताते हैं कि सुधा ना एक एग्रीकल्चरल फैमिली की सबसे बड़ी डॉटर थी। अब सुधा मैरिड है और नेबरिंग विलेज में रहती है। फादर की डेथ हो चुकी है सुधा के, और फिर सुधा ना अपनी मदर की हेल्प करने के लिए आती है फार्मिंग का काम करवाने के लिए। तो सुधा की मदर पटवारी से पूछती है कि भाई ये लैंड जो है ना ट्रांसफ़र कर दिया जाए सुधा की मदर के नाम पर और उनके बच्चों के नाम पर। तो सुधा की मदर ये सब काम करवा लेती है। तो सुधा की मदर हर बार कॉन्फिडेंटली सुधा के छोटे भाई और सुधा के साथ ऑर्गेनाइजिंग द फार्म विद द हेल्प ऑफ यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब सुधा की मदर ये सब काम कॉन्फिडेंटली सुधा के साथ सुधा के छोटे भाई और बहन के साथ कर लेती है। तो सुधा की मदर को भी एक काम करवा लेती है ये सब रिकॉर्ड रखवाने के बाद। तो सुधा को भी एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है क्योंकि उसे पता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको भी एक लैंड में शेयर मिलने वाला है। तो इस तरह से ये जो नया लॉ है ना हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 काफ़ी वुमेन्स को बेनिफिट करने वाला है। आपका ये चैप्टर पूरा हो गया, एक बार आप भी रीडिंग कर लेना, बिल्कुल एकदम पक्का हो जाएगा फिर ये। थैंक यू।